हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस। तो लास्ट कुछ वीडियो से हम पढ़ रहे हैं आपके पास क्लास 12th का 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ लाइन और एंगल बिटवीन लाइंस और जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। आज जो मैं आपके पास बताने वाला हूँ वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो हमने लाइंस के बारे में इससे पहले 2D में क्या क्या पढ़ा देखो। तो हमने पढ़ा है कि एक तो आपके पास हमने पढ़ा 2D में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस और दूसरा आपके पास आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो कॉन्सेप्ट हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे हैं आपके पास। तो और दूसरा आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर कहा जाए कि पैरेलल लाइंस क्या है, तो पैरेलल लाइंस मतलब जो आपके पास आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके बीच की जो डिस्टेंस है तो सेम होती है सब जगह आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास 2 डायमेंशन में हमने पढ़ा कि दो लाइंस पैरेलल कहलाएंगे आपके पास, उनके बीच की डिस्टेंस अगर सेम होगी। ठीक, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था पैरेलल, हिंदी में कहते हैं समांतर। समांतर यानी अंतर क्या होना चाहिए, समान। दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो जो आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। और इनके बीच के अगर इसमें कहूँ कि बस डिस्टेंस जो है, इस केस में L1 और L2 के बीच डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 रिमेन सेम। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए, बस दो पॉइंटों के बीच की जो आपके पास जो इन दोनों में जो कोई भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो हमेशा कहने वाले सेम रहने वाले, मतलब डिस्टेंस सेम रहे। इस केस में हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उन पे एक पॉइंट क्या होता है कॉमन, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास कॉमन पॉइंट भी होता है दोनों के बीच में। और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, वो भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, तो आपके पास में से क्या होता है डिस्टेंस जो यहाँ पर होती है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मतलब सबसे कम दूरी होगी, वो क्या होता है आपके पास हमेशा जीरो। यानी आपके पास अगर डिस्टेंस जीरो है तो हम कहते हैं कि बस क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल के हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। ये हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइंस के कुछ टाइप्स पढ़े हैं आपके पास। ठीक है, डिस्टेंस के आधार पर यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहेगी तो पैरेलल है, और यहाँ पर अगर डिस्टेंस जीरो होगी किसी पॉइंट पर तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कॉन्सेप्ट अभी भी 3D में भी ऐसे बने रहेंगे आपके पास। पर इसके अलावा 3D में एक टाइप की लाइन और आती है, वो है स्क्यू लाइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्यू लाइन्स। और जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, टू स्क्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, वो भी किस प्रकार की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो न्यूनतम दूरी आपके पास होगी दोनों के बीच में। अब बात करते हैं स्क्यू लाइन्स क्या होती हैं। तो देखो ऊपर, जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी आपके पास लाइन्स जिसमें दोनों ही गुण हो, यानी आपके पास क्या हो, ये नॉन पैरेलल भी हो और साथ में नॉन इंटरसेक्टिंग भी। यानी ऐसी लाइंस जो आपके पास क्या पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है आपके पास, वो क्या कहलाएंगे, स्क्यू लाइंस कहलाएंगे। अब हमने पढ़ा क्या था कि अगर दो लाइंस 2D में हमने पढ़ा था, अगर टू लाइंस आपके पास इस प्रकार से हैं L1 और L2, और आपको कहा जाए कि ये भाई पैरेलल नहीं है, तो हमने 2D में पढ़ा था अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये आगे जाके ये जो दोनों लाइन L1 और L2, अगर ये 2D में हमने पढ़ा कि अगर ये लाइन पैरेलल नहीं तो आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पे करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। हमने ये ऐसा 2D में पढ़ा है, जबकि 3D में ऐसा नहीं है। 3D में क्या आपके पास देखो, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी इंटरसेक्ट कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। आपने 2D में जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आता है कि हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस L1 और L2 पैरेलल नहीं हैं तो आगे किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। पर 2 डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर फेल होता है। हम जब 3D में जाते हैं तो 3D में हम देखते हैं कुछ लाइंस ऐसे भी हैं जो पैरेलल नहीं है, और पर वो आगे जाके इंटरसेक्ट भी नहीं करें, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो आपके पास स्क्यू लाइंस होती हैं, कहलाती हैं, और वो अलग अलग प्लेन पे बनने वाली है। यानी इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में अगर आप समझें तो बहुत सरल है, विषम तलीय, विषम तलीय रेखाएं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक प्लेन पर नहीं है, वो अलग अलग प्लेन, मतलब कहने का अर्थ है, मान लो
3 डायमेंशनल स्पेस में ये एक्सिस सिस्टम है और मैंने कहा माना आपके पास कोई लाइन इधर है जिसको मैंने कहा ये एक्स वाई और जेड, इस वाई तल पर ये जो नीचे वाला जो तल है इस पर मैंने एक लाइन बना दी L1, इसके एक लाइन मैंने बनाई आपके पास L1 इस पर और एक मैंने वाई जेड पे बनाई इस प्रकार से L2। तो ये दोनों रेखाएं को देखें आपके पास ये आपस में पैरेलल नहीं है, पर क्योंकि ये अलग अलग तल पर हैं, क्योंकि ये अलग अलग तल पे हैं इसलिए ये आपके पास में इंटरसेक्ट भी नहीं कहलाएंगी। और यही लाइन क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस कहलाती हैं। तो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी रेखाएं जो नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, क्या कहलाती है? स्क्यू लाइंस। इसे हिंदी में कहते हैं विषम तलीय रेखाएं। विषम तलीय मतलब जो अलग अलग तल पर स्थित हों, तो ये है आपके पास विषम तलीय रेखाएं। अब हमको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना क्या है? ऐसी विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपके पास, ठीक है? तो उस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो जो आज का टॉपिक मेन है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसमें एक तो डिस्टेंस जुड़ा है और साथ में जुड़ा है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब जो न्यूनतम दूरी आपके पास होगी, तो दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लो कि दो स्क्यू लाइंस के इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है? माना आपके पास लेट लाइन आपके पास है L1 जो मैंने कहा पहली रेखा, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, ये इस प्रकार से। और दूसरी लाइन है L2, ये है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। तो मैंने कहा आपके पास ये दो क्या हैं? स्क्यू लाइन्स है और इनके बीच की मुझे क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देख लीजिए बस मान लीजिए ये आपके पास हो गई L1 और ये आपके पास है L2। L1 और L2 ये दो रेखाएं मैंने निकाली, L1 और L2। तो मुझे इन दो स्क्यू लाइन्स के लिए क्या निकालनी है? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए भाई, अगर मैं कहूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस निकाल, तो डिस्टेंस बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा कोई पॉइंट यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर कोई बी ले लिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। पर ये क्या है? शॉर्टेस्ट नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसी डिस्टेंस जो दोनों पर क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब जो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है? तो परपेंडिकुलर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है? तो पहले देख लीजिए कि ये A1 B1 A2 B2 क्या है। तो मैंने कहा मान लो इस पर कोई पॉइंट है ए, तो और इस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है बी। याद रखना आपके पास L1 और L2 जो दो रेखाएं हैं उन पर जो स्थित बिंदु होते हैं उनके इससे सदिश होंगे A1 और A2। मतलब कहने का अर्थ है, मान लो ये मूल बिंदु है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A1 और जो इस पर गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A2। तो ये आपको पता चल गया कि जो दोनों पॉइंट है उन पर जो गिवन पॉइंट, जो दोनों लाइन है उन पर जो गिवन पॉइंट्स होते हैं आपके पास A और B मैंने मान लिए, तो उनके पोजीशन वेक्टर हैं A1 और A2। लाइन के हिसाब से पहली लाइन पे A1, दूसरी लाइन पर A2। अब बात करते हैं B1 और B2 की। तो B1 आपके पास क्या है? देखिए B1 है आपके पास जो पहली रेखा है L1, इसके समांतर सदिश। आपको मालूम है B1 वेक्टर क्या होता है? इसके समांतर सदिश। इसी प्रकार से जो B2 वेक्टर होगा वो L2 जो लाइन है उसके भी आपके पास क्या, उसके पैरेलल वेक्टर क्या रहा होगा? ये रहा होगा B2। तो ये जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइन के हिसाब के जो इक्वेशन दिए हैं उसके आधार पर मैंने ये बताया आपके पास, ठीक है? B1 और B2। तो वेक्टर इक्वेशन है, तो मैं वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर जो आपके पास दिए हुए उन दोनों उनको मैं आपको यहाँ पर फिगर के हिसाब से बता चुका हूँ कि फिगर क्या है आपके पास, ठीक है? तो सिंपल सा आपके पास है। जब मैं बात करता हूँ कि शॉर्टेज डिस्टेंस, तो मतलब कहने का अर्थ है मुझे एक ऐसी डिस्टेंस चाहिए जो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास दोनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना है, क्योंकि शॉर्टेस्ट है तो सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक? तो देखो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला प्रक्षेप का यूज़, प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम इसको प्रोजेक्शन का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ ए ऑन बी वेक्टर इक्वल टू, आपको याद रखना है ए और कब बी पर प्रक्षेप कहलाता है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। इसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा किसके लिए? इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस को निकालने के लिए। देखिए जो दिए हुए हैं उसके आधार पर मैंने दो वेक्टर निकाले। मैंने कहा आपके पास देखिए, अगर पूछा जाए तो बताइए, अगर मैं कहूँ ए बी वेक्टर निकालिए, ध्यान देना ए बी मतलब ए से
बी की ओर बना हुआ वेक्टर, ये हो गया ए बी वेक्टर। तो सिंपल है, आपको बताया गया था ए बी वेक्टर निकालना, तो एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब इस हिसाब से हो जाएगा A2 माइनस A1, ये इस प्रकार से A2 माइनस A1, पहला वेक्टर तो ये निकला। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा, तो याद रखना B1 क्रॉस B2 वेक्टर यानी B1 और B2 ये एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होगा, वो परपेंडिकुलर होगा B1 पर भी और B2 भी। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर जो होता है वो B1 और B2 दोनों पर, यानी B1 क्रॉस B2 एक ऐसा वेक्टर होगा, मान लो ये वेक्टर है, ये मैंने मान लिया ये है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो इस वेक्टर को मैंने नोट, इसका वेक्टर की डायरेक्शन मैंने कह दिया, ये डायरेक्शन है B1 क्रॉस B2 की, ठीक है। तो मान लो ये वेक्टर है B1 क्रॉस B2, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो B1 पर भी परपेंडिकुलर होता है और B2 पर भी परपेंडिकुलर है। हमको क्रॉस प्रोडक्ट का जो गुण है उसको यूज़ किया आपने यहाँ पर, देखिए। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो दोनों सदिशों पर लंब होता है। तो इस हिसाब से ये जो आपने B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाला है, ये इस प्रकार का, ये B1 पर भी और B2 पर भी अगर ये B1 और B2 पर परपेंडिकुलर हो तो इसका सीधा सीधा अर्थ है ये रेखा L1, लाइन L1 और L2 पर भी क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर ही होने वाला है। यानी आपके पास जो वेक्टर B1 क्रॉस B2 है ये परपेंडिकुलर होगा L1 पर भी एंड L2 पर भी। अब देखिए आपके पास जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर है उसको अगर मैं देखूं तो वो एक ऐसा वेक्टर है जो L1 और L2 पर दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब मान लो ये परपेंडिकुलर तो है, तो मान लो ये कहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट P पर और Q पर। इसने इन दोनों लाइन को कहाँ पर टच किया है, P और Q पर। तो यानी जो आपके पास देखें जो रेखाखंड है PQ, ध्यान से देखिए ये जो रेखाखंड है PQ, ये जो है वो L1 और L2 दोनों पर ही परपेंडिकुलर होने वाला है। तो देखो if PQ be line segment perpendicular to both L1 एंड L2, दोनों रेखाओं पर ये जो ये जो लाइन सेगमेंट है PQ दोनों पर परपेंडिकुलर, देखो पर मैंने इसको नाम दे दिया है PQ, जहाँ पर ये AB, ये B1 क्रॉस B2 L1 और L2 दोनों पर परपेंडिकुलर, उसको मैंने नाम दे दिया P और Q, ये लाइन सेगमेंट। तो कुछ और नहीं, मुझे अगर मैं बात करता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखिए ये जो अब मैंने लाइन सेगमेंट बनाया PQ, वो परपेंडिकुलर है दोनों पर ही, B1 और B2, यानी आपके पास PQ ही क्या कहलाएगा, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, आपके पास दोनों के बीच के डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। यानी ये PQ ही क्या हमारे पास जो हमको ज्ञात करना है, यानी जो कैलकुलेट करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही आपके पास क्या है, PQ है। अब मेन है कि PQ निकालेंगे कैसे। तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट आया था प्रोजेक्शन का, आपको बताया गया था इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर कोई वेक्टर है ये मान लो B और ये कोई आपके पास वेक्टर है A, और आपको कहते थे ए का प्रोजेक्शन निकाले बी पर, हम क्या करते थे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और ये जो लेंथ है ये ए बी, इस लेंथ को हम कहते थे ए बी जो है वो क्या कहलाएगा, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर, और उसका फॉर्मूला ये था आपके पास ए बी इक्वल टू प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये था, ठीक। अब इस फिगर को अगर हम गौर से देखें, जो ये वेक्टर ए बी है, ए बी का अगर मैं आपको कहूँ प्रोजेक्शन निकालिए इस B1 क्रॉस B2 पर, ये एक वेक्टर है B1 क्रॉस B2, तो क्या करेंगे हम यहाँ से ए बी इसके जो एंड पॉइंट है उससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर यही तो आ रहा है आपके पास, देखें यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी है। तो यानी कहने का अर्थ है PQ क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है L1 और L2, ये क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ ए बी वेक्टर, किस पर, ऑन B1 क्रॉस B2 पर। B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये था और AB वेक्टर ये, तो यानी AB वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, A क्रॉस B पर। तो यहाँ से मुझे इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ या सिंपली D भी कहते हैं क्योंकि दूरी है, इसका एक फॉर्मूला मिलता है। तो हमको मालूम है किसी वेक्टर A का प्रोजेक्शन B पर कैसे निकालते हैं, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना इस पर तो ये हो जाएगा, देखिए वो फॉर्मूला था A का प्रोजेक्शन B पर कैसे निकालते हैं, A डॉट बी अपॉन B का मैग्नीट्यूड नीचे। यहाँ पर अगर ए बी का पोजीशन इस पे निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मतलब नोटेशन क्या होता है मैग्नीट्यूड का, B1 क्रॉस
P2 इसका मैग्नीट्यूड। अब ये क्योंकि डिस्टेंस है और यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। अब मुझे मालूम है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, मॉड लगा देंगे। तो ये आपके पास मिल गया है प्रोजेक्शन का, ये आपके पास कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये कहाँ से आया, हमने जो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक वेक्टर का दूसरे पर, उसी से आपके पास आया है। और अगर मैं ए बी की वैल्यू रख दूँ तो ये मिलेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये आपके पास प्राप्त हो रहा है होल अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इस पर मॉड लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला हमको जो मिल रहा है वो आपके पास देखिए क्या मिल रहा है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये आपके पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स का फॉर्मूला आपके पास। तो हमारे पास फॉर्मूला आया है बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स का, ये इस प्रकार से D इक्वल टू A2 माइनस A1 वैक्टर डॉट B1 क्रॉस B1 वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये असल में है क्या, जो वेक्टर A2 माइनस A1 था उसका प्रोजेक्शन है किस पर, B1 क्रॉस, यानी बस D इक्वल टू है प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2। तो जब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स की, तो हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होता क्या है, वो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन किस पर, B1 क्रॉस B2 पर। अगर आपको ये याद हो गया और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्शन। अब इसमें देखिए कुछ क्वांटिटीज़ हैं, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो क्या क्या है। पहला केस, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एक तो सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, ठीक। फिर ये भी आ सकता है, एक आपके पास कॉन्सेप्ट आता है लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। अगर कहीं पर पूछा जाए कि आपको इन दो लाइन के बीच का कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए, तो उस टाइम पर ये L कुछ और नहीं, हमको D ही निकालना है। मतलब फॉर्मूला यही रहेगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। अगर हम देखें उस फिगर को तो उसमें आपके पास सिंपली जो लाइन था आपके पास, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कुछ और नहीं, उन दोनों के बीच क्या है, कॉमन परपेंडिकुलर का कहीं काम कर रही थी। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, वो पूछ सकता है कि भाई आपके पास दोनों दी हुई लाइन के बीच का कॉमन परपेंडिकुलर निकालिए। तो उस टाइम अब करना क्या है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, बस वो डिस्टेंस ना लेके हम क्या कहेंगे उसको, वो लेंथ है किसकी, कॉमन परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन ऐसा होता है। फिर देखिए दूसरा जो है ये डिपेंड करता है इसके स्पेशल केस में। अब स्पेशल केस क्या है, देखिए इफ़ d इक्वल टू 0। अब ध्यान देना आपके पास d मतलब ये स्मॉल d आपके पास से डिनोट किया तो स्मॉल d, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, इक्वल टू 0। ये 0 होने का मतलब समझ रहे हो ना, ये इधर आएगा तो आपके पास वही, यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या होगा, ये 0 तभी होगा जब ये ऊपर वाला भाग क्या होगा, 0। ये 0 होने का अर्थ है, देखिए अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, अब डिस्टेंस 0 कब होगी, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब है दो मतलब मीनिंग है इसकी, देखिए लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स उनके बीच की डिस्टेंस 0 होने का एक ही मतलब है कि वो दोनों ने आपस में क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो यानी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और दूसरा मीनिंग है कि वो क्या है, और अब भाई वो पैरेलल नहीं थी, उन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, मतलब ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो क्या होंगी, कोप्लेनर लाइन्स। जब क्या हो वो आपके पास कोप्लेनर, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके पास सहतल्य होना। तो आपके पास कॉन्सेप्ट जो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स है, उसके जो स्पेशल केस है उसमें आपके पास क्या आता है, अगर डिस्टेंस क्या हो जाए कहीं पर 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोप्लेनर लाइन। यानी कहने का अर्थ है ये क्वेश्चन आपको चार तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स निकालिए,
ये आ सकता है कि लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर निकालिए, और आ सकता है कि दर्शाइए कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है कोप्लेनर लाइन्स हैं। उसके लिए इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, डी का की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, और इन दोनों के लिए आपको डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर ये 0 हो रहा है मतलब सीधे सीधे आपके पास कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन या कोप्लेनर लाइन। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखिए अगर इस क्वांटिटी को आप देखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, देखो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका डॉट लिया गया है किसके साथ, एक वेक्टर के साथ। मुझे मालूम है रिजल्ट तो क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस के रूप में मिलता है ना, क्योंकि तो ये जो दो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, दोनों का डॉट क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी। पर है असल में क्या, इसको देखें तो ये एक वेक्टर, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, ये दोनों भी एक वेक्टर, ये हो गया और एक वेक्टर, यानी कुल मिला के 3 वेक्टरों का ये प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्योंकि जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमको स्केलर मिलेगी, इसलिए इसके आगे से जोड़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपके पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि 1 2 और ये तीसरा वेक्टर, 3 वेक्टरों का ये प्रोडक्ट था आपके पास, ठीक। और क्योंकि जो क्वांटिटी मिलने वाली है इसको सॉल्व करके वो स्केलर मिलेगी, इसलिए कहते हैं स्केलर। अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके पास जो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा होगा वो केवल डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का था, क्रॉस का, वैसे ही ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो सकता है आपके पास, ठीक। तो हमने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, उसका एक तो फॉर्मूला हमको मिल गया। फिर क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकता है, लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर की बात करें तो यही वो डिस्टेंस है, वही लंबाई कहलाएगी, ठीक। और अगर कहीं पर डिस्टेंस 0 होती है तो इसकी 2 मीनिंग है, एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोप्लेनर होने वाले आपके पास, ठीक। अब इस पे एक एग्जांपल देखिए, बस इस पे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स। ये दो लाइन दी हुई हैं L1 और L2, मैंने लिख दिया L1 ये है और L2 ये है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो उससे पहले आपके पास जो फॉर्मूले में हमको जिस दिन वेक्टर की आवश्यकता है वो हम निकाल लेंगे। देखो जब मैं इनकी तुलना आपके पास यानी इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपके पास थी वेक्टर फॉर्म में, देखो ऑन कंपेयरिंग विद वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि क्या है R इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो जब मैं इन दोनों से कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो सबसे पहले पहली रेखा के लिए फॉर लाइन L1 के लिए मुझे मिलेगा A1 वेक्टर, ए की जगह पे ये है I प्लस 2j प्लस के, और B1 वेक्टर है I माइनस जे प्लस के, ठीक। और इसी प्रकार सिमिलरली फॉर लाइन L2 को क्या मिलेगा, देखो A2 वेक्टर मिल जाएगा, ए वेक्टर की जगह पे था 2i माइनस जे माइनस के, और B2 वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k। तो मुझे जो दोनों लाइनों से जो प्राप्त हुए वो A1 B1 और A2 B2 दो वेक्टर दोनों से मिल चुके हैं, ठीक। अब जिन वेक्टरों की आवश्यकता फॉर्मूले के लिए है वो आपके पास है, देखिए सबसे पहले A2 माइनस A1। अब क्योंकि हम ए वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन समझ चुके हैं तो हम सीधे A2 माइनस A1 करेंगे तो हो जाएगा 2i माइनस आई, मतलब i माइनस जे माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस 3j, और माइनस के माइनस 2k, माइनस के हो जाएगा माइनस 2k। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया A2 माइनस A1, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है सब्सट्रैक्शन का। तो सब्सट्रैक्शन का यूज़ करते हुए मैंने पहले वेक्टर निकाला A2 माइनस A1, जो कि मिल रहा है I माइनस 3j माइनस 2k, ठीक। इसके बाद निकालेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर। देखिए सिंपल सा है, कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इसके लिए हमको डिटरमिनेंट की आवश्यकता पड़ती है I J K। तो B1 के जो I J और K के कोफिशिएंट है उनको रख देंगे आप इस सेकंड रो में, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, और उसी प्रकार से B2 के जो कोफिशिएंट है I J के वो यहाँ रख देंगे 1 2 1 और 2। तो ये आपके पास B1 क्रॉस B2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मिल रहा है, देखिए -2 -1 इंटू आई, माइनस बीच में क्योंकि माइनस होता है आपको मालूम है डिटरमिनेंट में आई, ये हो गया, ये हो जाएगा 2
-2j प्लस ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, लास्ट के वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस माइनस का +2 के। तो आपके पास b1 क्रॉस b2 भी मिल गया, जो कि मिल रहा है आपके पास -3i + 3, क्योंकि j तो 0 हो जा रहा है, तो 3i + 3k। साथ में आपको इसमें क्योंकि फॉर्मूले में आवश्यकता पड़ेगी मॉड b1 क्रॉस b2 के, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते। कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके पास 9 + 9, ये सिंपली 3√2 आपके पास प्राप्त है। तो ये b1 क्रॉस, तो हमने जो जो फॉर्मूले के लिए आवश्यकता थी वो हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, आपको फॉर्मूला मालूम है, d = होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये आपके पास फॉर्मूला है इसका मॉड। तो हमको मिला हुआ है a2 - a1 हमने निकाला हुआ है, इसका डॉट इसके साथ निकालेंगे तो आपको मालूम कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। i का कोफिशिएंट मतलब 1 × -3 प्लस -3 इंटू यहाँ पर g नहीं है मतलब j का कोफिशिएंट 0 प्लस -2 × 3 होल अपॉन 3√2। ये आपने कैलकुलेट पहले से किया हुआ है। तो जब सिंप्लीफाई करना तो d = देखो क्या मिल रहा है, ये हो रहा है -3, ये हो रहा है -6, यानी -9/3√2 का मॉड, या सिंपली आप लिख सकते हो 3/√2। तो ये आपके पास आया, चाहे आपको इसको √2 का रैशनलाइजेशन करके हो जाएगा 3√2/2। तो ये आया आपके पास दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास, बस आपको ये दो वेक्टर निकालने हैं, a2 - a1 b1 क्रॉस b2 और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी आएंगे आपके पास। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया जाए तो उस टाइम पर उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगर इक्वेशन ऑफ लाइन किस में दी हो, कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे। आप बस आपको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, तो इजीली आप इसी फॉर्मूले का यूज़ से भी कर सकते हैं, वरना तो उसके लिए भी एक अलग सा फॉर्मूला आपके पास है, ठीक।